हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने रोलिंग मोशन स्टार्ट किया था। रोलिंग मोशन विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग समझा था, रोलिंग मोशन विथ बैकवर्ड स्लिपिंग समझा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। इसमें ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है और कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाता है इंस्टेंटेनियसली जीरो। ये प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन में सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है उसके डिफरेंट पॉइंट के वेलोसिटी का रिलेशन समझा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्योर रोलिंग मोशन। पहले ही बोल दिया है प्योर रोलिंग। रोलिंग होगा तो प्योर वाला देखेंगे अपन बस अभी, है ना। स्लाइडिंग वाला थोड़ा समझना मुश्किल होता है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मोशन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ एक इंक्लाइंड प्लेन लिया साहब, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के साथ फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो है। यहां पे कोई राउंड ऑब्जेक्ट रख दिया, इट मे बी डिस्क, मे बी रिंग, मे बी स्फीयर, मे बी सिलेंडर, कुछ भी एक राउंड ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है m, रेडियस है r। मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे देता हूं i, और इसको यहां से क्या कर दिया मैंने, रिलीज्ड, इसको कर दिया रिलीज। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट ओ के अबाउट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट ये घूम सकता है, किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशनल मोशन करेगा, रोलिंग मोशन करता हुआ घूम, मतलब किस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन करेगा। जाएगा तो ट्रांसलेशन नीचे, किस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ नीचे जाएगा। तो बताओ, आधे बच्चे कहते हैं सर ओ, मैं भी जब 12th क्लास में था, सॉरी 11th क्लास में था, तो मुझे भी ऐसा लगता था यार वो किसके के अबाउट घूमेगा ना, कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे घूमेगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे घूमेगा। देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट लिया। अब ओ के अबाउट घूमने का ये मतलब होगा, इस ओ के अबाउट घूमने का ये मतलब होगा, मान लो मैंने इसको यहां रखा और ओ के अबाउट घूमने का मतलब ये ऐसे घूमेगा। इसी पॉइंट के अबाउट घूमने का मतलब ये हुआ ना कि ओ के अबाउट ऐसे घूमेगा फिर ये। लेकिन ऐसे कैसे आना, इंक्लाइन प्लेन के अंदर कैसे जाएगा ये, इंक्लाइन प्लेन के अंदर तो जा ही नहीं सकता। तो ऐसे देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे नहीं घूमता ये, ऐसे घूमता हुआ नीचे नहीं आता, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ नीचे नहीं आता। ये तो इंक्लाइन प्लेन यहां है, तो कैसे घूमता हुआ आएगा मैं दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है ना, अब देखना, फील करना इस बात को, ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। तो घूम किसके अबाउट रहा है, घूम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहा है और चल नीचे रहा है। देखो, घूम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहा है और चल नीचे रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे 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 चलता हुआ आएगा, ऐसे ऐसे मोशन होगा, देख ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो रोटेशनल मोशन किसके अबाउट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, और चल कहां रहा है, सरफेस पे। जब हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पढ़ा था, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी ये घूमता तो इसी के अबाउट है ना, और ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ चल रहा होता है। ऐसे देखो, घूम किसके अबाउट रहा है, देखो ओ के अबाउट, है ना। कई बच्चे समझ जाते हैं आसानी से, लेकिन कई लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको फील कराने की कोशिश किया है। अब अगर मैं नंबर ऑफ फोर्सेस पूछूं इस राउंड ऑब्जेक्ट पे कितने हैं, तो 2 हैं बस, सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे हैं। हाँ बेटा, सिर्फ 2 ही लग रहे हैं। कैसे, एक लग रहा है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अरे ये क्या हो गया, एक लग रहा है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और दूसरा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये दोनों आप जानते हैं। तीसरा फोर्स, तो सर यहां पे थर्ड फोर्स तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, थर्ड फोर्स में क्या दिक्कत है, तो फ्रिक्शन नहीं है। सर mg का कंपोनेंट, अरे भाई mg का कंपोनेंट है, वो फोर्स थोड़ी ना है, mg का कंपोनेंट ले लो, बोलो क्या होगा। सर mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, हाँ ठीक है। mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा, ये तो एनएलएम से ही पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल होगा। तो ऐसे थोड़ी काउंट कर लोगे 1 2 3, फोर्स तो mg एक ही है, उसका कंपोनेंट देखा। और दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड फ्रिक्शन यहां पे नहीं है। अब फॉर रोटेशनल मोशन, अगर आप रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो किसके अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट होता है रोटेशनल मोशन, अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमने वाला था, ये मैंने आपको फील करा दिया। मतलब आप लिखेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन टॉर्क देखते हैं। 2 फोर्स लग रहा है mg सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, मतलब फोर्स कितना लगा mg, कितना दूर लगा, तो 0 डिस्टेंस पे लगा। जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे लग रहा है। तो आप लिखेंगे mg
इंटू जीरो प्लस नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे लगा है, लेकिन उसका भी पॉइंट ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो नॉर्मल इंटू जीरो बराबर आई सी एम इंटू अल्फा। देखो आई सी एम तो जीरो हो नहीं सकता, तो अल्फा हो जाएगा आपका जीरो। मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप नहीं करेगा, और रेस्ट से रिलीज किया था ओमेगा जीरो था, तो ओमेगा जीरो ही रहेगा। मतलब इट विल नॉट स्टार्ट रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन नहीं स्टार्ट करेगा, ये रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं करेगा। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर अपन देखें, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, तो इंक्लाइन प्लेन के नीचे लग रहा है mg sin थीटा। mg sin थीटा लग रहा है सर, चलो ठीक है, mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ही तो आएगा। mg देख के क्या करोगे, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग लग रहा है mg sin थीटा, और इस नॉर्मल का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग आएगा नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है। तो एक ही फोर्स आया along द इंक्लाइन प्लेन, तो along द इंक्लाइन प्लेन लिखेंगे फोर्स बराबर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन along द इंक्लाइन प्लेन, along द इंक्लाइंड, क्योंकि along द इंक्लाइंड ही ये स्लाइड कर सकता है। तो यहां से देखिए आप, m से m कैंसिल हो गया, तो a बराबर आया g sin थीटा। तो कितने से एक्सेलरेट करेगा, g sin थीटा से ट्रांसलेट करेगा, ये स्लाइड करता हुआ आएगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। यहां पे रोटेशनल मोशन नहीं हो पाया, क्योंकि टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लग रहा है, जीरो। तो मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, रोलिंग मोशन नहीं होगा। रोलिंग मोशन जब रोटेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ। रोलिंग मोशन कैसे हो जाएगा, रोलिंग मोशन के लिए ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों चाहिए, और दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम चाहिए होता है। तो देखो, रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये आपको समझ आया, क्या सही लिखा है, क्या मैंने ये स्टेटमेंट सही लिखा है? रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन संभव नहीं है, ये मैंने करके दिखाया है। जब इसको स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो टॉर्क जीरो लगेगा, टॉर्क जीरो लग रहा है मतलब वो घूमना शुरू नहीं करेगा, मतलब घूमना शुरू ही नहीं करा, अल्फा ही नहीं आएगा, मतलब ये ट्रांसलेट करता हुआ आएगा। और ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन है जी साइन थीटा, दैट डज नॉट डिपेंड्स ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सबका एक्सीलरेशन जी साइन थीटा ही होगा। एम जी साइन थीटा बराबर एम, एम से एम कटेगा, ए बराबर जी साइन थीटा। कई बार सवाल पूछते हैं इंक्लाइन प्लेन के टॉप पॉइंट से मैंने सॉलिड स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को, रिंग को, डिस्क को, सबको छोड़ दिया, पहले नीचे कौन पहुंचेगा? सब साथ पहुंचेंगे, सब साथ पहुंचेंगे, सब साथ पहुंचेंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ जी साइन थीटा है, सिर्फ ट्रांसलेट करते हुए आएगा। रोटेशन नहीं होगा तो रोलिंग नहीं होगा, क्योंकि रोलिंग के लिए रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों चाहिए। रोटेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टॉर्क जीरो लग रहा है। टॉर्क जीरो लगेगा तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। टॉर्क जीरो क्यों लग रहा है? टॉर्क इसलिए जीरो लग रहा है क्योंकि एमजी और नॉर्मल दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। एमजी और नॉर्मल दोनों सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसलिए टॉर्क जीरो हो गया। टॉर्क जीरो हो गया तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा तो रोलिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सर आज तो एकदम पागल हो गए हो आप, कुछ भी गलत पढ़ा रहे हो। अभी तो आपने समझाया रोलिंग मोशन नहीं हो पाएगा, तो मैंने क्या लिखा है? रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा तो आप लिखेंगे फॉल्स। रोलिंग मोशन इज पॉसिबल रोलिंग मोशन इज पॉसिबल। असल में स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं, रोलिंग मोशन इज पॉसिबल ऑन स्मूथ inclined plane, but to start rolling motion is not possible। ये स्टेटमेंट, रोलिंग मोशन इज पॉसिबल। तुमने पढ़ा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम ही रहा होगा पहले से, अब चमका होगा तुम्हें, कोई ऑब्जेक्ट मान लो पहले से ही घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, टॉर्क नहीं लग रहा ना,
टॉर्क किस लिए जरूरी होता है? फोर्स किस लिए जरूरी होता है? ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने के लिए? ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने के लिए टॉर्क जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने के लिए टॉर्क जरूरी होता है। उसी तरीके से यहां पे रोटेशनल स्टेट में चेंज लाने के लिए टॉर्क जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसमें रोटेशनल मोशन नहीं था, तो उसमें रोटेशनल मोशन लाने के लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क 0 है, इसलिए रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं होगा। यहां पे लिखा है मैंने, इट विल नॉट स्टार्ट रोटेशनल मोशन, इसलिए यहां पे रोलिंग मोशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लो पहले से घूमता हुआ ऑब्जेक्ट रख दो, मैं घुमा दूं, जैसे लट्टू देखता होगा ना, ऐसे ऐसे घुमा के सरफेस पे छोड़ देते हैं, तो स्मूथ सरफेस होता है उतनी ज्यादा देर तक घूमता है। स्मूथ सरफेस पे ज्यादा देर तक क्यों घूमता है? क्योंकि टॉर्क नहीं लग पाता। तो टॉर्क नहीं लग रहा तो कोई घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रख दोगे ना तो घूमता ही रहेगा उतनी इंटेंसिटी से। फील आए कि नहीं है इस बात का? तो कहीं लिखा रोलिंग मोशन इज नॉट पॉसिबल इन इंक्लाइन प्लेन, तो आप बोलेंगे गलत बात है, रोलिंग मोशन पॉसिबल है। रोलिंग मोशन हो रहा होगा तो हो रहा होगा, क्या बिना नेट फोर्स के मोशन पॉसिबल है? हाँ, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है? बोलो, 0 लगता है। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है? 0 लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? फोर्स क्या लगता है? 0 लगता है। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में होगा तो उस पर टॉर्क 0 लग रहा होगा। अगर रेस्ट में है और 0 टॉर्क लग रहा है तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। समझ आ गया होगा? अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे प्योर रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। प्योर रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। देखो रफ इंक्लाइन प्लेन, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ये क्या है बेटा? इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखिए यहां पे लिखा हुआ है थीटा, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है अपन ने, ये जिसका मास m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ में दौड़ दे देता हूं। ठीक है बेटा? अब आओ यहां पे एफबीडी बनाते हैं। जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो रामलाल, इस पे एक सेंटर ऑफ मास पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मुझे, और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल। ये दो तो समझ आता है तुम्हें? रफ सरफेस है मतलब यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू है। इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg साइन थीटा, और जैसे ही mg साइन थीटा से नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे, रामलाल ध्यान से सुनना, रामलाल ध्यान से सुनना एकदम, कॉन्टैक्ट सरफेस पे ऊपर की तरफ लगेगा एक फ्रिक्शन। कहां लगाया मैंने फ्रिक्शन? कॉन्टैक्ट सरफेस पे ऊपर की तरफ लगाया फ्रिक्शन। ऊपर की तरफ ही क्यों लगाया फ्रिक्शन? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की कोशिश करेगा, mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। mg sin थीटा कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया मैंने। mg sin थीटा कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। सेंटर ऑफ मास से जैसे ही चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, तो उसको चलने से रोकेगा। अब अपन ट्रांसलेशनल मोशन की पहले बात कर लेते हैं। आओ, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन तो नीचे लग रहा है फोर्स mg sin थीटा, नीचे फोर्स क्या लग रहा है? mg sin थीटा, और ऊपर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स कहीं भी लगाओ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही होता है। फोर्स कहीं भी लगाओ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही होता है। फोर्स मैंने लगाया नीचे पे mg sin थीटा माइनस fr इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 1 है। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्यों लिखा? फोर्स तो mg sin थीटा तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन तो यहां लगा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, रिजिड बॉडी पे फोर्स कहीं भी लगाओ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का देता है, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास को बहुत प्रायोरिटी दिया था और उसकी लोकेशन को फाइंड आउट किया था। बेटा इसमें समझने में कोई खास बात नहीं। सर आपने नॉर्मल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं अलोंग इंक्लाइन प्लेन देख रहा हूं। मैं फोर्सेस को सिर्फ अलोंग इंक्लाइन प्लेन देख रहा हूं। तुम्हारी क्वेरी यही हो सकता है ना, सर नॉर्मल क्यों नहीं लिया, mg cos थीटा क्यों नहीं लिया, mg sin थीटा क्यों लिया, mg क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन देख रहा हूं। इंक्लाइन प्लेन के नीचे mg sin थीटा और इंक्लाइन प्लेन के जस्ट ऊपर कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल एक फ्रिक्शन लगा है। ठीक है सर, आओ आगे आओ।
फॉर रोटेशनल मोशन। अब मैं रोटेशनल मोशन लिखूंगा तो मैं बताऊंगा किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखो, तो टॉर्क के अबाउट सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा, mg इंटू 0, क्योंकि अभी भी सेंटर ऑफ मास से mg पास कर रहा है, प्लस नॉर्मल इंटू 0। नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है रेडियस r के बराबर, तो टॉर्क हो जाएगा तुम्हारा Fr क्रॉस r बराबर I अल्फा। चलो कुछ तो मिला। इक्वेशन दूसरा, पहला इक्वेशन mg sin थीटा माइनस Fr बराबर MACM, तो सेंटर ऑफ मास ACM से सिलेक्ट कर रहा है और ये बॉडी अल्फा से घूमेगा। क्यों घूमेगा अल्फा से? क्योंकि सर फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा है। अब मैं मानता हूं प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन, क्योंकि हमें पहले प्योर रोलिंग मोशन ही समझना है, प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन। अब एक बात सुनना, थोड़ा सा ये तुम्हें टफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मेरे पे भरोसा करो, मैं तुम्हें ये वाला सेक्शन ना आज तक के फिजिक्स में सबसे आसान बना दूंगा। तुम किताबों में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, अरे यार सर ये तो रोटेशनल मोशन, तुम्हें लोग डराएंगे भी, रोटेशनल मोशन मत, बहुत मुश्किल है, उसको छोड़ दे ना। मैं इसी को सबसे आसान बना दूंगा, देखना। तुम सवाल पढ़ो, सीधा आंसर बताओगे तुम। पर ये सब मजदूरी है, कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, अपना तरीका तो बाद में सिखाऊंगा तुम्हें। ये सब कंसेप्ट सिखा रहा हूं बस। क्या सिखा रहा हूं मैं? सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो देखो समझना, तो प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग ऑफ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ कहां है? यहां पे। ओ पॉइंट का स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो ओ पॉइंट में देखो, तो सेंटर ऑफ मास जितने से ट्रांसलेट करेगा तो सारा पॉइंट उतने से ही ट्रांसलेट करके जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ये पॉइंट नीचे ए से जा रहा है, ये सेंटर ऑफ मास अगर ए से ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेशन की वजह से सारे पॉइंट का एक्सीलरेशन ए होगा, ए सेंटर ऑफ मास। और रोटेशन की वजह से देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा तुम्हारा आर अल्फा। तो ये है रोटेशन की वजह से और ये है ट्रांसलेशन की वजह से, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी प्योर रोलिंग मोशन होगा। अगर इक्वल नहीं है तो रोलिंग होगा, लेकिन वो प्योर नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, mg sin थीटा माइनस Fr इज इक्वल टू MACM। दूसरा इक्वेशन है Fr इज इक्वल टू I बाई आर। देखो ये जो R था अल्फा, सॉरी Fr क्रॉस R को नीचे ले आया, तो I अल्फा बटा R, और अल्फा की वैल्यू यहां आई, तो अल्फा को लिख दिया ACM बाई आर, तो ये हो गया ACM बाई आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन इसी ही लिखा है, लेकिन तीसरे की मदद से लिखा है। ठीक है सर, कैसे कैसे मदद लिया बताओ एक बार। आर को नीचे लाया और यहां पे जो आर था उसको इधर ले गया, तो अल्फा को लिखा ए बाई आर, 2r स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे बटेगा mg sin थीटा बराबर m ACM बाहर निकालो। देखो देखो यहां पे भी ACM, यहां पे ACM, तो ACM बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा m प्लस I बाई आर स्क्वायर। फाइनली अपन ने निकाल लिया है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आया है mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस I बाई आर स्क्वायर। mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस I बाई आर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है बोलो? यह mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस I बाई आर स्क्वायर, m प्लस I बाई आर स्क्वायर। सर ये चीज देख के थोड़ा फील आ रहा है, किस चीज का फील आ रहा है बताओ? किस चीज का फील आ रहा है? सर ACM इज इक्वल टू mg sin थीटा बटा m प्लस I बाई आर स्क्वायर। सर इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर एक बार फोटो बनाओ फिर मैं बताऊंगा। लो बनाता हूं फोटो। कि सर इसमें जैसा आप पहले सिखाते थे प्योर रोटेशनल मोशन में कि एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, क्योंकि नीचे mg था, इधर लग रहा है Fr और इधर लग रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल का तो कोई कंट्रीब्यूशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नहीं है, नॉर्मल का कोई भी कंट्रीब्यूशन अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन नहीं है। लेकिन सर जो mg sin थीटा है वो नीचे लग रहा है,
तो मैं यहां पे ये नहीं कह सकता नेट पुलिंग फोर्स बटा प्योर रोलिंग मोशन में लिख दूंगा ट्रांसलेशन और रोटेशन है। फील करना बस, यही से आसान चीजें बताते जाऊंगा मैं। प्योर रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास का टर्म मैंने तुम्हें बताया था I बाई आर स्क्वायर, I बाई आर स्क्वायर। रोटेशनल मास क्या होता है? I बाई आर स्क्वायर। तो देखना यहां पे ढंग से, नीचे लग रहा है mg sin थीटा, ये mg along टू द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा, ये mg। तो यहां पे एक्सेलरेशन को आप ये नहीं कह सकते नेट पुलिंग फोर्स। तो along टू द इंक्लाइन प्लेन नेट पुलिंग फोर्स क्या है? mg बाहर से जो लगा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर लगा है और सरफेस ने फ्रिक्शन लगाया, तो बोलोगे mg sin थीटा माइनस एफ आर बटा ट्रांसलेशनल मास इसका m प्लस रोटेशनल मास I बाई आर स्क्वायर। यह आएगा सर, लेकिन ये तो नहीं आया है, ये तो आया ही नहीं। क्या आया है सर? ये आया है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आया है mg sin थीटा। यहां पे 2 बार m कैसे आ गया? mg sin थीटा बटा m प्लस I बाई आर स्क्वायर। फ्रिक्शन आया नहीं सर, और यहां पे फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स तो है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं आया। अब यार मेरा लॉजिक तो यहां पे फेल होता हुआ दिखाई दिया है, तो लॉजिक फेल नहीं हो रहा। सुनना अच्छे से, इस एक्सप्रेशन को देखना। फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कट गया, मतलब एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शन, डज नॉट डिपेंड। कहां आ रहा है फ्रिक्शन? एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो ड्राइव किया है ना, ये तो अपने लॉजिक से लिख रहे हैं अपन। लॉजिक में क्या गलती हुई उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पे समझना एक्सेलरेशन mg sin थीटा बटा m प्लस I बाई आर स्क्वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? तो सुनो, क्या तुमने वर्क डन का डेफिनेशन याद है? वर्क डन होता है फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बेटा ये जो डिस्कशन है ये किताबों का हिस्सा नहीं है, ये मेरा अलग से ही डिस्कशन है, ताकि तुम्हें यहां पे फिर फील दिला दूं कि ये जो लॉजिक से मैंने लिखा है ये गलत कैसे है और ये सही कैसे है, और अपन सही बना के आगे कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा दूंगा, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन में डायरेक्ट मैंने आंसर निकालना आपको सिखाया है, तो यहां भी मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाऊंगा। तो अब मेरी बात सुनना, ये पॉइंट प्योर रोलिंग मोशन में इसका स्पीड होगा 0 इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। मतलब ये वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है और ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में, तो जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगा है वो डिस्प्लेस नहीं किया इंस्टेंटेनियसली, और जब ये थोड़ा डिस्प्लेस करेगा भी तो दूसरे पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बोलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो घूमता ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो घूमता ही नहीं, तो एक्सेलरेशन होता सिंपल g sin थीटा। अब फ्रिक्शन है तभी ये घूम पाया है, फ्रिक्शन है तभी उसने टॉर्क लगाया, तभी ये घूम पाया। लेकिन आप कह रहे हो कि वर्क 0 है। हाँ, तो वर्क एक अलग मीनिंग में होता है। मैं मान लो 2 दिन तक इस पे ऐसे फोर्स लगाता रहूं तो मेरे मसल में पेन नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन मैंने वर्क कितना किया? 0। मान लो मैं इस पे ऐसे रख दूं और मेरे हाथ की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है, मैं इसको यहां से यहां तक ले आऊं, मेरे जो नॉर्मल है वो तो इस पे अप्लाई कर रहा है, मुझे फील तो होगा इसका वेट, लेकिन वर्क कितना हुआ? 0। तो 0 वर्क होना और असल में वो कुछ करना, उसका कोई रोल होना अलग चीज होता है। फ्रिक्शन का वर्क भले ही 0 है, लेकिन फ्रिक्शन का इसको घुमाने में रोल है। और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों को जब मैंने कंबाइंड किया तो देखिए ये कट गया। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को जब मैंने कंबाइन किया तो देखिए ये कट गया, देखो ये कट गया। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? 0 है। मतलब वर्क अगर 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। वर्क हो रहा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन का
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में कोई वर्क नहीं हुआ। अब रोल होना और वर्क होने में फर्क है। इसको घुमाने में फ्रिक्शन का रोल है। इस बात को लिखो, लिखो अपनी भाषा में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, बांग्ला में लिखो, महाराष्ट्र में लिखो, किसमें भी लिखो। मेरी बात सुनो, फ्रिक्शन का रोल इसको घुमाने में है, लेकिन टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। इफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, इफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, मतलब वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, मतलब फ्रिक्शन की वजह से एक्सीलरेशन सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं हुआ, फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब एक्सीलरेशन फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन ही जीरो हो जा रहा है फ्रिक्शन का, क्योंकि जिस पॉइंट पे लग रहा है इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में वो पॉइंट वो डिस्प्लेस किया ही नहीं। मतलब प्योर रोलिंग मोशन में डायरेक्ट मैं इस एक्सीलरेशन को कंसेप्चुअली फील कराने की कोशिश कर रहा कि नेट पुलिंग फोर्स में एक्सीलरेशन में, नेट पुलिंग फोर्स के से जो एक्सीलरेशन आएगा उसमें नेट पुलिंग फोर्स में सिर्फ mg sin थीटा ही लेंगे। जैसे वहां पे याद करो, वहां पे याद करो, यहां पे एक मास लिया m1 और ये मास लिया m2। जब मैं इसको यहां से रिलीज करता तो इसका एक्सीलरेशन क्या आया था बता, m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन लग रहा था ना? टेंशन क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरे सिस्टम में टेंशन का वर्क जीरो था। तो यहां पे दो सिस्टम पे टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, यहां पे बॉडी एक ही है, फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? जीरो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? जीरो। आओ अब चलते हैं। तो इसीलिए एक्सीलरेशन डायरेक्ट में लिख सकता हूं नेट पुलिंग फोर्स इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, नेट पुलिंग फोर्स इज mg sin थीटा, और मास रोटेशनल वाला, पहले ट्रांसलेशन लिख ले, सिंपल वाला ट्रांसलेशन वाला प्लस मास रोटेशन वाला, ट्रांसलेशन वाला मास m, रोटेशन वाला मास i बाई आर स्क्वायर, mg sin थीटा बटा m प्लस i बाई आर स्क्वायर। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा सर इसमें तो कुछ था ही नहीं? फिर तो पिछली क्लास में आपने जो फिक्स एक्सिस पे प्योर रोटेशन समझाया था उसमें भी तो यही कह रहे थे आप, नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास प्लस रोटेशन मास। एक चल रहा था उसका ट्रांसलेशन मास, जो घूम रहा था उसका रोटेशनल मास। याद करो, नहीं याद करोगे तो मैं तुरंत दिखा दूंगा, मेरे पास सब है फिर सेव, ये देख। नहीं 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 नहीं, वो तो पिछले क्लास में था, पिछले क्लास में था। याद करो ना, एक बॉडी सीधा ट्रांसलेट कर रही थी और जो पुल्ली था, डिस्क था और नॉन आइडियल था, घूम रहा था। जो घूम रहा था उसका रोटेशनल मास, जो चल रहा था उसका ट्रांसलेशन मास। यहां पे यही घूम रहा है और यही चल रहा है। mg sin थीटा नेट फोर्स बटा नेट मास प्लस रोटेशनल मास। फील आया इस बात का? चलो आगे देखते हैं। इस बात का फील दिलाना जरूरी था। अब अगर अपन ने एक्सीलरेशन निकाल लिया तो सब कुछ आ गया। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? तो इंक्लाइन प्लेन पे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा mg sin थीटा नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास m प्लस रोटेशनल मास i बाई आर स्क्वायर। ले भाई, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो अब आगे सुनना। i को अपन m के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में i को m के स्क्वायर लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको समझाया था। एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जहां पे कंप्लीट मास मान सकता हूं, उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो i को m के स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे लिखूंगा मैं mg sin थीटा प्लस m के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो m से m बाहर आ जाए, m कॉमन आके बाहर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन आएगा सिंपल तुम्हारा g sin थीटा। अच्छा सॉरी, तो इंक्लाइन प्लेन पे होता है g sin थीटा, अभी आया था वो g sin थीटा होता है। ये हो गया g sin थीटा बटा 1 प्लस k स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा बटा 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आया। ठीक है, अब अपन अल्फा निकालें अगर, तो अल्फा इज इक्वल टू होगा a बाई आर, बहुत आसानी से निकल जाएगा। फ्रिक्शन निकाले अगर, तो फ्रिक्शन निकाला था अपन ने आई अल्फा बटा आर। याद करो, दिखाऊं ले, सॉरी देख इधर, फ्रिक्शन बराबर क्या था? आई अल्फा बटा आर। देख लिया, फ्रिक्शन बराबर क्या था? आई अल्फा बटा आर। चल देख इधर, आई अल्फा बटा आर, लेकिन अल्फा तो निकाला ही नहीं। अपन ने अल्फा की वैल्यू निकाली तो ए बाई आर होगा। तो यहां से देखो, आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए सेंटर ऑफ मास। ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू रख दो, ये रहे। तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई आई को नीचे ले जाता हूं मैं, और आई को लिख लेता हूं एम के स्क्वायर। आई को एम के स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, आई को नीचे ले आया तो आर स्क्वायर के भी नीचे चला जाएगा, उसको एम के स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एम को ऊपर ही रहने दो, आई को लिखो एम के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर
और इस रिलेशन को लिखो जी साइन थीटा बटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आओ काम करो, एम को ऊपर रहने दो, के स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो होगा एम जी साइन थीटा बटा के स्क्वायर नीचे लाओगे तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा टर्म होगा। आर स्क्वायर भी के स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर भी के स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर भी के स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा, है ना, उल्टा टर्म है। तो तुम्हारा फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम जी साइन थीटा, क्या आएगा बोलो, एम जी साइन थीटा बटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, उल्टा आ गया। देखो तुम एसिलेशन से अगर कंपेयर करोगे तो एसिलेशन है तुम्हारा जी साइन थीटा बटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एसिलेशन है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यह है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बी के स्क्वायर, के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बी के स्क्वायर। रेडियस ऑफ जाइरेशन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए कैसे अरेंज करना सब सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो, ये सब मजदूरी है, सब मजदूरी है। तुम्हें एक लाइन नहीं सॉल्व करना, आंसर निकालना मैं सिखा दूंगा, एक लाइन सॉल्व नहीं करना, चिंता मत करो, पहले इस कंसेप्ट को समझो, ये कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो स्टैटिक लग रहा था वहां पे, क्योंकि बॉडी जब स्लाइड नहीं कर रही तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन होता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है तुम्हारा एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको याद भी कैसे रख सकते हो बताता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को अपन एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पे सिंपल आता है तो इसलिए एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर भी आर स्क्वायर होता है जी साइन एक्सीलरेशन में, और इसका उल्टा मतलब आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इसका उल्टा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिख सकता हूं मैं बराबर एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये सर क्या लिखा है बड़ा फील कराओ, सुनो। मैं कह रहा हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है सर, स्टैटिक। कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ये स्लिप कहां कर रहा है, यहां पे तो नो स्लिपिंग का कंडीशन लिखा आपने। तो अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लिप नहीं करता, ट्रांसलेट नहीं करता, वो रेस्ट में इंस्टेंटेनियसली, तो वहां पे लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। अगर ये लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक है और तुमने जब एक्सीलरेशन निकाला तुम्हें लगा इतना फ्रिक्शन लग रहा है, तो मेरी बात सुनना, इतना फ्रिक्शन होना चाहिए वहां पे, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैं कभी कभी ये पूछ लेता हूं कि म्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये प्योर रोलिंग मोशन कर सके, तो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि इतना स्टैटिक फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है उतना लग सके। इतना स्टैटिक फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है उतना लग सके, इतना स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, तो इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग पाएगा तो सही है। तो इतना स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे लगना चाहिए, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, तो म्यू इंटू एन के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, और ये वहां पे लग रहा था, तो वैल्यू बराबर होगा तभी ये बैलेंस करेगा। अगर मान लो कि म्यू एन कम है, देखो ये एफ आर को अपन लिख सकते हैं म्यू एन, ये है स्टैटिक, म्यू एन लिख सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो इतना हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अपन लिखता हूं यहां पे एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, बहुत अच्छे सुनना, कभी कभी पूछता है कि म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग मोशन के लिए, तो म्यू इतना तो होना ही चाहिए कि उस म्यू की वजह से म्यू एन की वैल्यू इसके बराबर आ जाए। अगर म्यू एन की वैल्यू इससे कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इससे कम है, और इतना चाहिए रोलिंग मोशन कराने के लिए, फ्रिक्शन कितना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। इतना तुमने एक्सीलरेशन निकाल के, एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल के इतनी फ्रिक्शन निकाली, इतना लग रहा था, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो चाहिए ही चाहिए। देखो याद है मुझे, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होगा, इतना तो चाहिए ही है भाई, पक्की बात, इतना तो चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स आकार है म्यू इंटू एन से, तो म्यू इंटू एन ही तो इसको दे पाएगा। अगर तुम कहते हो कि म्यू एन की वैल्यू कम है, इससे म्यू एन की वैल्यू कम है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इससे कम है, मतलब इतना फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। प्योर रोलिंग के लिए, फॉर प्योर रोलिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा या बराबर होनी चाहिए, तभी तो स्टैटिक की वैल्यू इसके बराबर आएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, मान लो मुझे 25 न्यूटन फ्रिक्शन चाहिए इतना प्योर रोलिंग कराने के लिए, और मेरा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो 20 न्यूटन है,
तो मैं इतने से ज्यादा दे ही नहीं सकता, फ्रिक्शन की औकात ही इतनी है, फ्रिक्शन की औकात ही इतनी है। और यहां पे जब तुम देख रहे हो फ्रिक्शन इतना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, इतना लग रहा है, और मैं मैक्सिमम इतना ही दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम इतना ही दे सकता हूं फ्रिक्शन, इससे ज्यादा मैं फ्रिक्शन दे नहीं पा रहा, और इतना चाहिए तो प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा। अगर मैं इतना फ्रिक्शन चाहिए और मैं इतना ही दे पा रहा हूं तो जस्ट प्योर रोलिंग मोशन कर जाएगा। अगर मैं फ्रिक्शन देने की क्षमता मेरी 40 न्यूटन है और इसको 25 ही चाहिए, 40 न्यूटन यहां से स्टार्टिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है, 40 न्यूटन आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू 40 तक जा सकता है, और इसको 25 ही चाहिए, तो 25 लगा के स्टैटिक पे काम कर लेगा ना, इतना रिक्वायर्ड है। तो प्योर रोलिंग के लिए ये बराबर होनी चाहिए, म्यू एन ज्यादा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी होती है, तो इंक्लाइन प्लेन एम की वैल्यू mg cos थीटा होता है, mg sin थीटा बटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये आएगा इक्वेशन। यहां से mg से mg काट दोगे, cos को उधर ले जाओगे तो tan हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा या बराबर होनी चाहिए tan थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। म्यू मिनिमम की वैल्यू अगर पूछे तो म्यू मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए कि जितना रिक्वायर्ड है उतना लिमिटिंग फ्रिक्शन दे पाए, तो रिक्वायर्ड है म्यू मिनिमम इज इक्वल टू tan थीटा बटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये म्यू मिनिमम की वैल्यू है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये म्यू मिनिमम की वैल्यू है। समझ आया? चलो यहां तक हमें समझना था, पहले यहां तक हमें समझना था। तो इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग मोशन का थोड़ा फील आया। अब चलो एक बात बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन की बात करते हैं थोड़ा। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन, अगर अपन प्योर रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। दो तरह की काइनेटिक एनर्जी आएगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। चलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी और घूमने की वजह से काइनेटिक एनर्जी। चलने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको लिखते हैं अपन हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको लिखते हैं अपन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये होगा तुम्हारा ई टी, ई टोटल नहीं, टोटल को पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, ई टोटल, ई टोटल इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशन। अब मैं दो चीजें यहां पे लिख सकता हूं, आई को लिख सकता हूं एम के स्क्वायर और ओमेगा को लिख सकता हूं वी बराबर होता है आर ओमेगा, ओमेगा को लिख सकता हूं बी बाई आर। आराम से देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हर एक बॉडी का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट कुछ रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाया था। तो मैं लिख सकता हूं आई को एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन देख लेना, और आप ओमेगा को लिख सकता हूं वी बाई आर। तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो ई टोटल इज इक्वल टू, ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकता हूं वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो ऐसे हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से स्पीड आया है, तो इसको हाफ एम वी सी एम भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी सी एम कॉलेज का। तुम्हें पता है ट्रांसलेशन में जो स्पीड है वो सेंटर ऑफ मास का ही है, तो हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर वी आर स्क्वायर। ध्यान से देखना अच्छे से, ई तुम्हारा है टोटल, ई तुम्हारा है टोटल। हाफ एम वी स्क्वायर इज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो तुम लिखो इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ये वाला। और काइनेटिक एनर्जी टोटल को नीचे लिख लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी टोटल, देखो ना ये काइनेटिक एनर्जी टोटल था, इसको उठा के यहां ले आया, इसको नीचे ले जाता हूं, पर समझना थोड़ा सा, इसको यहीं रहने दिया, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन है, ये टोटल को नीचे ले आया, इसको इधर ले गया, तो ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रैक्शन है, एग्जैक्टली ये फ्रैक्शन यहां देखने को मिला था, जी साइन थीटा बटा 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। देखो यहां देखने को मिला था, देखो जी साइन थीटा, एम से एम के स्क्वायर लिखूंगा, एम बाहर आ जाएगा, तो जी साइन थीटा बटा 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। जी साइन थीटा तो एसिलेशन का टर्म है, 1 बटा 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। यहां देखो 1 बटा 1 प्लस के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, मतलब वो फ्रैक्शन बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है।
और उसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेशन बटा टोटल के फ्रैक्शन में जो आया वही एक्सीलरेशन के फ्रैक्शन में है। तो इसको मैं निकाल लूं तो दोनों टर्म हमारा याद हो जाएगा। इसको अपन बोल देते हैं बीटा। बीटा इज नथिंग बट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बीटा की वैल्यू आई है। ये क्या है बेटा? बीटा की वैल्यू आई है। यहां से ध्यान से सोचो तो जो बीटा आया है वो है 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये डिफरेंट बॉडी के लिए अलग अलग होगा। जैसे रिंग के लिए हम सोचे, चलो मैं रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाता हूं m के स्क्वायर में। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, और मैं उसको लिख सकता हूं m के स्क्वायर, है ना। तो m से m कटेगा, k बराबर आर स्क्वायर आएगा। m से m कटेगा, k बराबर आर स्क्वायर आएगा, मतलब k बराबर आर। k बराबर अगर r है यहाँ पे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हाफ आएगी। किसके लिए? रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए। डिस्क के लिए देखें तो डिस्क के लिए अगर बीटा की वैल्यू देखोगे तो उससे पहले तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास होता है mr स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। मैं इसको लिख सकता हूं m के स्क्वायर। m से m कटेगा तो k बराबर k स्क्वायर बराबर आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे बीटा निकालोगे, बीटा है 1/1 प्लस k स्क्वायर, जिसको लिख सकता हूं मैं r स्क्वायर बाई 2 बटा r स्क्वायर। तो ये कटेगा तो ये आएगा बेटा 2/3। सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम में 2 + 1 3, 2 पर चला जाएगा तो 2/3। ये किसके लिए आया है? डिस्क के लिए। अच्छा, हॉलो स्फीयर के लिए देखो। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/3 mr स्क्वायर, और इसको मैं m के स्क्वायर लिख सकता हूं। तो m से m कटेगा, k बराबर आ जाएगा, k स्क्वायर बराबर आ जाएगा r स्क्वायर 2/3। तो जब बीटा निकालोगे तो 1/1 प्लस k स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या होती है देख, 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बोलो क्या लिख सकता हूं, ये रहा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर बाई 3। देखो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर लिखो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 2/3, तो एलसीएम लोगे तो 3 + 2 5, ऊपर में 3 चला जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर का तुम निकालो। सॉलिड स्फीयर का बीटा आएगा 5/7। 5/7। तो बीटा हमने निकाल लिया, और जैसे हमने बीटा निकाला तो हमें दो चीजें याद हो जाएंगी। प्योर रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। प्योर रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, और इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन का फ्रैक्शन g sin थीटा। अब ये डिस्क, रिंग, स्फीयर सबके लिए अलग अलग होता, और सबके लिए अलग अलग वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो हमें दो चीजें पता हो गई, और चिंता मत करो, सिर्फ दो चीजें नहीं, प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पूरा ही खत्म कर दूंगा मैं। प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पूरा ही खत्म कर दूंगा मैं। पहले धीरे धीरे समझाता हूं थोड़ा। देखो बताओ, बीटा की वैल्यू रिंग के लिए क्या आई है? हाफ। देख लो, इसके लिए आई है हॉलो स्फीयर के लिए 3/5, 2/3, 5/7। क्या ये बीटा का फ्रैक्शन याद रहेगा तो ट्रांसलेशन बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी और इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी याद हो जाएगा। हाँ सर, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी याद हो जाएगा। लेकिन सर हम इसको याद कैसे करें? इसमें असल में मुझे 4 तरह के ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, लेकिन ये 4 टर्म ही तो 8 बने, क्योंकि फ्रैक्शन वाला भी याद, बटा वाला भी याद रखना, 1/2, 3/5। उल्टा करोगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब तुमने 3/5 और 2/3 याद रखा, कब तुम 3/2 को 5/3 कर दोगे, 3/5 कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा। 2/5 कर दोगे, 2/5 कहीं है नहीं, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। इसको मिक्स किया 2/5 हो। तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका मैंने निकाला है। मैं बटे में याद ही नहीं रखता, फ्रैक्शन में याद रख लेता हूं। जैसे 0.5 का मतलब हो गया, सॉरी 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ये होगा 0.6, ये होगा 0.66, और ये होगा 0.71। देख लो, तो तुम्हें नहीं लगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया 0.6, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71। देखो 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71। इससे क्या फायदा होगा? याद रह जाएगा। सबसे कम एक्सेलरेशन किसका प्रोड्यूस होता है? रिंग का। रिंग में सबसे कम होता है 0.5 बीटा की वैल्यू, ये 0.6 है, 0.66 है, 0.71। अब एक्सेलरेशन दिखाता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या था? g sin थीटा
इंटू बीटा, तो हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, जी साइन थीटा बाई 2, ये है जी साइन थीटा इंटू 0.6, 0.6 का मतलब 3/5, हाँ 0.6 3/5, इतना तो गणित आता होगा। डिस्क 0.66 जी साइन थीटा, सॉलिड स्फीयर 0.71 जी साइन थीटा, 0.71 जी साइन थीटा, ये वैल्यू है 0.5, 0.6, 0.66, 0.7, 0.5, 0.6, 0.66, 0.7, समझ आया। अब सर यही चीज तो यहां भी आ जाएगा एग्जैक्टली, यस। ट्रांसलेशन बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा 0.5, 0.6, 0.66, 0.71। अब देखना इसका एक और फायदा, कभी कभी तुमसे पूछता है कि प्योर रोलिंग मोशन में, किसमें, प्योर रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज बताओ। तो अगर तुम बटे में याद रखोगे तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में याद रखोगे तो परसेंटेज तुम्हें याद है। 0.5 मतलब 50%, 0.6 मतलब 60%, 0.66 मतलब 66%, 0.71 मतलब 71%। और इस पे तुम्हारे मॉड्यूल में n नंबर ऑफ सवाल होंगे। एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में है, उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 71% है टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा होगा, सॉलिड स्फीयर 0.71। 0.5 डिस्क, देखो इधर बीच में हॉलो स्फीयर आता है, पहले रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर। 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, 0.71 का मतलब होता है 5/7। अब सुनना अच्छे से। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोटेशन बाई टोटल का फ्रैक्शन पूछो तो रोटेशन बाई टोटल का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो तुमने निकाला है ट्रांसलेशन बाई रोटेशन का फ्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी दो ही में तो बटा है, कुछ हिस्सा रोटेशन में जा रहा है तो बचा हुआ हिस्सा ट्रांसलेशन में जाएगा, कुछ हिस्सा ट्रांसलेशन में है, तुम्हारा एक्स बीटा हिस्सा ट्रांसलेशन में, इसको तुमने बीटा बोला है। अगर बीटा पास ट्रांसलेशन में है तो रोटेशन में कितना जाएगा, 1 माइनस बीटा। ओहो, अगर ये 1 माइनस बीटा है तो सर तो 50% हो जाएगा, यस। अब देखना तुम फ्रैक्शन का कमाल देखना, 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, ये देखना 0.5, 0.4, जीरो लगा ले, 0.40, 0.60, 0.40, ये होगा 0.33, सर 0.34 होगा, अरे 0.33 आसान हो जाएगा ना, 0.333, ये 0.666, ये 0.333 होता है, ये 0.6666 होगा, ये 0.333 होगा, तो इसमें इसको 34 नहीं लिख सकते, 0.33 आएगा, ये मजा आया, 0.33, और ये हो जाएगा 0.28, क्योंकि आता है 289, ये 71.9 कुछ आता है, सॉरी 0.719, ये 0.289 है ना, तो 0.28 आ जाएगा। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर वो याद है तो बचा हुआ इसमें जाएगा। तो देखो ये हो गया तुम्हारा 50%, ये हो गया तुम्हारा 40%, ये होगा तुम्हारा 33%, और ये होगा 28%। देख लो, काम ही खत्म कर दिया मैंने। इस पे कम से कम 50 सवाल होंगे, ये टेबल पढ़ लिया मतलब सारे सवाल हो जाएंगे। सुनो अच्छे से, और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आने वाला पूरा रोलिंग मोशन इसी पे बेस्ड है। बीटा को समझना बहुत जरूरी था, अंदर घुस के समझना बहुत जरूरी था। 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, क्या क्या आएगा, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। रोटेशन बाई टोटल क्या होगा, 1 माइनस बीटा। तो 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, बचा होगा 0.5 तो ये 0.5, 0.6 तो ये 0.4, वो 0.66 तो ये 0.33, वो 0.71 तो ये 0.28। ओ हो रामलाल, अब बता क्या चाहिए। अब 0.28 का मतलब हो गया 2.7, हाँ सही है। अब देखो सर इंक्लाइन प्लेन पे टाइम कैसे निकालेंगे, तो बेटा एसिलेशन निकल गया तो टाइम भी निकल जाएगा। एसिलेशन बराबर होता है √2g इंटू ए। अब ये है तुम्हारा पॉइंट, बीटा की वैल्यू आ गई 0.5, तो इसको 0.5 के टर्म्स में लिखते चले जाओ। कैसे लिखोगे, देखो ये होगा 2h बाई जी साइन थीटा बाई 2, तो जी साइन थीटा बाई 2 पर चला जाएगा, ऐसे निकलता जाएगा। ठीक है, क्या समझ आया। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैं बहुत आसानी से लिंक करके आपको अगली क्लास में बताऊंगा। यहां तक आप प्रैक्टिस करिए, यहां तक बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, सवाल अभी मत करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें और फील दिलाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल दूंगा, मैं फ्रिक्शन को रिलेट करा दूंगा। चाहे मैं एक बार हिंट देता हूं, तुम एक बार चीज देखना, यहां पे फ्रिक्शन का टर्म आया है ये ध्यान से सोच के बताना, क्या tan थीटा इंटू 1 माइनस बीटा होगा क्या, क्योंकि बीटा की वैल्यू है 1/1 प्लस k² बाई r²।
ये बीटा की वैल्यू क्या 1 माइनस बीटा ये बनेगा 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अगर ऐसा बन गया तो ये चमत्कार ही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये बनेगा, तुम मैथमेटिक्स करके देख लेना। अरे चमत्कार हो गया। आज तक फिजिक्स में, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लो, आज तक फिजिक्स में कोई नहीं ये रिलेशन दिखा पाया, ना कोई किताब में है, ना कोई आज तक पढ़ाता है। मैंने तुम्हें ये रिलेशन दिखा दिया, मैं खुद ही सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा मिला, और मुझे ऐसा मिला तो ये तो चमत्कार ही हो गया। तुम कई किताबों को देखो, ये फ्रिक्शन की बात करता है तो ये पूरा सॉल्व करके निकालते, मुझे तो फ्रिक्शन याद हो गया। कैसे? देखो देखो देखो, जब भी मैंने 1 माइनस बीटा निकाला, बीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर। जब मैंने 1 माइनस बीटा किया तो 1/1 प्लस आर स्क्वायर बी के स्क्वायर आ गया। किसी किताब में ऐसा नहीं करके दिखाया हुआ है। अगर ये आ गया तो 1 माइनस बीटा हो गया। ये वाला फ्रैक्शन पूरा का पूरा हो गया 1 माइनस बीटा इंटू tan थीटा। और 1 माइनस बीटा मुझे पता है, 1 माइनस बीटा मुझे पता है, 1 माइनस बीटा मुझे पता है। तो चलो मैं फ्रिक्शन निकाल ही देता हूं। इसको हटाओ और फ्रिक्शन देखो, इसको हटाओ और फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो फ्रिक्शन बताता हूं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या था? फ्रिक्शन था mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इंटू बीटा। तो देखना mg साइन थीटा इंटू 1/2, ये हो जाएगा mg साइन थीटा 0.6 मतलब 3/5, ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू 0.66 मतलब 2/5, सॉरी 2/3, 2/3.66, और ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू 2/7 मतलब 0.28। आंसर ही आ गया। कई बार पूछते हैं कि मिनिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग मोशन शुरू करने के लिए। तो देख म्यू मिनिमम tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, म्यू मिनिमम 3 tan थीटा बाई 5, म्यू मिनिमम ना कुछ गलत किया क्या मैंने? एक मिनट, ओहो सॉरी, इमोशनल होके जल्दी में मैंने गलत कर दिया। तुमने शायद पकड़ा या नहीं पकड़ा पता नहीं। असल में ये 1 माइनस बीटा का टर्म लिखना है, और 1 माइनस बीटा में ये आया है 0.4, तो ये होगा 0.4 mg साइन थीटा। 0.4 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 0.4 मतलब 4/10, 2/5। 0.4 का मतलब कोई खास बात नहीं है, तो 2 tan थीटा बाई 5, ये तो 0.4 आएगा। अरे इसको लिख लेना 10। ये है तुम्हारा mg साइन थीटा बाई 3, और ये होगा तुम्हारा, हाँ ये ठीक था 2 mg साइन थीटा बाई 7। अरे 1 माइनस बीटा वाला टर्म लिखना था। और म्यू में भी वही आ जाएगा। म्यू मिनिमम बोलो क्या होगा? म्यू मिनिमम होगा tan थीटा बाई 2, यहाँ पे होगा म्यू मिनिमम 2 tan थीटा बाई 3, सॉरी 2 tan थीटा बाई 5, यहाँ पे होगा tan थीटा बाई 3, यहाँ पे होगा 2 tan थीटा बाई 7। इतना म्यू मिनिमम होना चाहिए। सर ये आपको कैसे पता चला? मुझे बस 1 माइनस बीटा का टर्म निकालना है। थोड़ा सा तुम 2 बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें याद होगा। 0.5, 0.6, 0.66, 0.71 बीटा है, तो 1 माइनस बीटा हो जाएगा 0.5, 0.4, 0.33, 0.28। 1 माइनस बीटा हो जाएगा 1 माइनस बीटा हो जाएगा 1 माइनस बीटा हो जाएगा 0.5, 0.4, 0.33, 0.28। तो 1 माइनस बीटा इंटू tan थीटा होता है म्यू मिनिमम की वैल्यू। कोई सॉल्यूशन नहीं, सीधा आंसर। कोई सॉल्यूशन नहीं, सीधा आंसर। बताओ तुम्हें रोलिंग मोशन में मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसको ध्यान से लिखो। अब तुम सवाल कर सकते हो आसान से। अभी मैं और आगे पढ़ाऊंगा तो सारे चीजें मैं एक ही जगह लिंक करा दूंगा। बीटा 1 माइनस बीटा, बीटा 1 माइनस बीटा, बीटा 1 माइनस बीटा, सब कुछ खत्म। पूरा रोलिंग मोशन में सीधा तुम्हें आंसर निकालना सिखा दूंगा। तो आज के लेक्चर को बेटा 2 बार देख लेना, तुम्हें चाहे समझने के लिए 2 बार देख लेना अगर दिक्कत है तो। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है।